Hello everyone, welcome to your favorite online digital platform LifeSmith offered by Chanakya Classes. I'm Anand Dwivedi, your social science educator, and today I'm going to start the second lecture of your economics chapter 1, that is the story of village Palampur. डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला लेक्चर कवर किया है और इस लेक्चर में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। यानी हमने इसमें समझा था कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोगों ने कुल 4 पार्ट्स में समझा था। यानी 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कौन कौन से ये रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था? तो जो पहला रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था वह था लैंड। फिर हमने इसमें पढ़ा था लेबर। थर्ड रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आपको याद होगा दो प्रकार के फिजिकल कैपिटल्स होते हैं। इसमें हमने समझा था एक फिक्स्ड कैपिटल, इसमें हमने समझा था एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हमने समझा था वर्किंग कैपिटल। और चौथा जो लास्ट जो हमने फैक्टर्स पढ़ा था वो था ह्यूमन कैपिटल। यानी कुल मिलाकर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है इस चैप्टर में, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आइए बढ़ते हैं इससे आगे और समझने की कोशिश करते हैं इसके रिमेनिंग फैक्ट्स को। सबसे पहले यहां पर पालमपुर में जो लैंड एरियाज हैं, लोग उन्हें कैसे मेजर करते हैं, उनका मेजरमेंट कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। देखो बच्चों, किसी भी जमीन को मापने का जो यूनिट होता है वह होता है हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब होता है एक एरिया जो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी एक हेक्टेयर में आपको 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, यानी 100 मीटर साइड का एक स्क्वायर अगर आप बनाते हैं तो वो हो जाएगा 1 हेक्टेयर। यानी जमीन को मापने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आप समझ चुके हैं, ये है हेक्टेयर। लेकिन आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे वहां अलग अलग प्रकार के यूनिट्स चलते हैं। ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होते बट रीजनल यूनिट्स जरूर होते हैं। ये क्या हो सकते हैं? तो विलेजेस में आपको मेनली लोकल यूनिट्स के रूप में बीघा मिलेगा। आपने सुना होगा ऑलरेडी, लोग कहते हैं कितना बीघा जमीन है भाई, तो बीघा होता है या बीघा कह सकते हैं। गुइंठा होता है जिसको आप कट्ठा भी कह सकते हैं, कट्ठा। धूर भी होता है, आपने सुना ही होगा, धूर होता है, गुइंठा होता है। ये सभी यूनिट्स होते हैं लैंड मेजरमेंट का। 20 धूर अगर होगा तो 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, फिर 20 कट्ठे का जो है आपको 1 बीघा होता है। इस तरीके से इसकी यूनिट चलती है। यानी 1 बीघे में 20 कट्ठा होगा और 1 कट्ठे में 20 धूर होगा। इस तरह के मेजरमेंट होते हैं जो हमारे एरिया में होते हैं और ये लोकल यूनिट्स हैं। लेकिन हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू द एरिया विद 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। ये आप समझ चुके हैं, एक साइड 100 मीटर है, एक स्क्वायर एरिया बन रहा है, वो आपको 1 हेक्टेयर का लाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में ही हो, हमें मतलब है टोटल एरिया से। टोटल एरिया कितना होगा? तो 10,000 मीटर स्क्वायर। जब आप 100 मीटर को फिर 100 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है? ये आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर लैंड एरिया। लेट्स मूव अहेड। Is there a way one can grow more from the same land? समस्या क्या थी बच्चों? हम लोगों ने क्या समझा था? पालमपुर में जमीन 1960 में ही फिक्स है, मतलब 1960 के बाद से कोई ऐसी एक्स्ट्रा जमीन नहीं रही है, कोई लैंड प्लॉट्स नहीं रहा है
जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया जा सके। वहां के लोगों ने 1960 तक ही सारे जमीन का इस्तेमाल कर लिया। अब प्रश्न उठता है, आबादी बढ़ रही है, हमारी नीड बढ़ रही है, तो कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन करें। तो इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, ये आप समझने की कोशिश करिए। पहला तरीका हो सकता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक जमीन पर एक साथ एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना ड्यूरिंग अ ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक जमीन पर साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। एंड इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही जमीन से अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग। सालों भर उस पर खेती की जाए, ये नहीं कि एक सीजन खेती किया और फिर उसे छोड़ दिया। उसे हमें बार बार यूज करना चाहिए, 2 या 3 क्रॉप्स जरूर लेना चाहिए। साथ ही साथ हम इसको मिक्स करके भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ मिक्स क्रॉपिंग में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक अलग फसल लगाया गया है, यहाँ अलग फसल लगाया गया है, यानी 2 अलग अलग क्रॉप्स एक साथ खेत में लगे हुए हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। दूसरा तरीका देख लेते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है अस्योर्ड इरिगेशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर is due to the well developed irrigation system। पालमपुर में जो किसान हैं वो एक साल में 3-3 क्रॉप्स उगाते हैं। एक साल में 3-3 क्रॉप्स कैसे उगा पाते हैं, ये सारा क्रेडिट जाता है वहां के इरिगेशन सिस्टम को। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जहां पर मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं है। अगर सरकार वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी की व्यवस्था कर दे, अगर किसानों को सब्सिडीज पर सब्सिडाइज करके उन्हें इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर दे, तो निसंदेह सेम लैंड प्लॉट से टोटल यील्ड को काफी बढ़ाया जा सकता है। 2 तरीके हुए। तीसरा तरीका देखिए कैसे हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हमारे भारत में जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। हर गांव में किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट नहीं करते हैं। मतलब यहां पर काफी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। सो इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में तो पहले से ही आ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी हैज कम टू पालमपुर। इट्स मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर में जब इलेक्ट्रिसिटी आया तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो देखने को मिला वो एग्रीकल्चर पर देखने को मिला। लोगों ने इरिगेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय लोग पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे। देखिए यहाँ पे राहत सिस्टम, पर्शियन व्हील, इसको शायद इसी को बोलते हैं पर्शियन व्हील। इसका इस्तेमाल करते थे, बहुत लेबर लगता था इसमें और ये सिंचाई के बहुत अच्छे साधनों में से एक नहीं था। तो इसके जगह पर लोगों ने, किसानों ने, फार्मर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल शुरू किया। तो आज ये सिस्टम पूरी तरह से रिप्लेस हो गया है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। यानी हम गांव में, खेतों में इलेक्ट्रिफिकेशन करके, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बढ़ा करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s। तो 3 तरीके वो आपने देख लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो हमारे एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प किया था। 1960s के दौरान ये रेवोल्यूशन हुआ था। इस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही आज भारत सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स उगा पाने में सक्षम है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ रेवोल्यूशन in agricultural field
and it enables Indian farmers to produce more and more food crops from the same land. गेहूं के पैदावार में तो इसकी अमाउंट इतनी बढ़ गई थी, कहीं कहीं पर तो 9 गुने तक प्रोडक्टिविटी वीट की बढ़ी थी। पंजाब और हरियाणा में वीट का जो प्रोडक्शन था वो काफी अधिक यहाँ पे बढ़ा हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुआ था। नाउ वीट एंड राइस, जोसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में जिसका कंट्रीब्यूशन था वो था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे HYV सीड्स। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए और सीड्स को मॉडिफाई किया, HYV सीड्स डेवलप किया जो हाई यील्ड दे सकता था, यानी इससे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा जो कारण रहा वो था प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी हमें अपने खेतों को काफी इरिगेट करने की आवश्यकता थी। बहुत सारे ऐसे नहर बनाए गए, बहुत सारे डैम्स बनाए गए और भारत के तमाम क्षेत्रों को नदियों से कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ा गया। इसके अलावा और भी जो साधन हो सकते हैं इरिगेशन के, उन्हें डेवलप किया गया ताकि खेतों में पानी सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच सके। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे आप यहां देख रहे हैं यूरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन का ये खाद होता है। इस तरीके से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया गया और इन सब की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स किसे कहेंगे? इसको कहते हैं चलानी खाद या रासायनिक खाद। ये ऐसे खाद होते हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं और ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं हमारे एग्रीकल्चर यील्ड में। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं खेतों में, जो हमारे फसल को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स ऐसी दवा होती है कि इसका छिड़काव अगर किया जाए, पेस्टिसाइड का अगर छिड़काव किया जाए तो ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हमारा फसल नुकसान से बच जाता है। तो किसानों के लिए ये पूरे के पूरे all the 4 facilities were made available due to research and all these were provided by our scientists and government as well। इन सब के सहयोग से जो हमारी सुविधाएं मिली और इसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन संभव हो पाया। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आया, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाया गया और इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जैसे आपको केमिकल सब्सटेंस लाए गए जो ऐसे जीवों को रोक सके जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई थी। मोस्ट बेनिफिटेड स्टेट्स। अब आइए देखते हैं वो कौन से स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये 3 राज्य इसमें, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। ऐसे बेनिफिट तो भारत के हर गांव को हुआ था, लेकिन ये 3 सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले गांव थे। यहां पर सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी हुई। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ, यस। अब हम बात करने वाले हैं क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई नुकसान भी है? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें कुछ डिसएडवांटेज भी मिल रहा है? ऑफ कोर्स मिल रहा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है कई सारी समस्याएं जुड़ी हैं, कई सारे प्रॉब्लम जुड़े हैं। इसमें है सॉइल फर्टिलिटी का लॉस होना, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग अधिक अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम बड़े अमाउंट में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जैसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे सॉइल के नेचुरल फर्टिलिटी को समाप्त कर देते हैं। आखिर समझते हैं कैसे ये हो पाता है। देखिए, हमारी जो मिट्टी होती है ना, जो सॉइल होती है, इस सॉइल में नेचुरल फर्टिलिटी होती है। कैसे होती है? कुछ माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये माइक्रोब्स जितने ह्यूमस होते हैं
जितने रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके सॉइल में उसकी न्यूट्रिशन क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जब हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो वे सारे माइक्रोब्स इस केमिकल्स की वजह से मारे जाते हैं, इसलिए अब उसमें ह्यूमस फॉर्मेशन की क्षमता कम हो जाती है, यानी हमारे सॉइल में अब नेचुरली ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जमीन बंजर होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें, कम से कम करें। अगर हमारे पास विकल्प हो हमें कंपोस्ट खाद यूज करने का, तो निसंदेह वो बेहतर उपयोग हो सकता है। तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी का लॉस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड वाटर टेबल। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले स्लाइड्स में कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक मेन फैक्टर है इरिगेशन, यानी काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है उन खेतों में जहां हमें पैदावार अधिक लेने हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तभी ग्रोथ दे सकता है, तभी वो हाई यील्ड दे सकता है यदि हम उसे सफिशिएंट अमाउंट में इरिगेट करेंगे। तो अधिक इरिगेशन करने की वजह से वाटर टेबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वाटर टेबल जो पहले ऊपर हुआ करता था, अब ये काफी नीचे आ चुका है, बहुत सारे एरियाज में इंसानों के पहुंच से दूर होता जा रहा है। सो बिलो द ग्राउंड ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन। जब हम खेतों में ट्यूबवेल्स लगाते हैं, ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर नीचे जाता है और ये हमारे पहुंच से बाहर हो जाता है। तो निसंदेह हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ये भी बना रहे, अदरवाइज पानी की कमी हो जाएगी। हम यहां इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? पानी के अभाव में ये जमीन बिल्कुल सूख चुका है, पेड़ पौधे यहां सूख रहे हैं। अब सोचिए अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? अगर हमें पानी ना मिले हम कैसे सरवाइव करेंगे? पूरी प्रकृति खतरे में आ सकती है। तो मानव होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन्हें कंजर्व करें, हम इन्हें बचाएं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो इसे सेव करना भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी ही बनती है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पालमपुर? अब चलिए नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर। पालमपुर के किसानों में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? कहने के लिए तो ये पालमपुर की स्टोरी है, लेकिन ये भारत के गांव में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। पालमपुर को देख करके आप समझ सकते हैं कि भारत के गांव में किस तरीके से होता है लैंड का बंटवारा। तो आइए देखते हैं कैसे लोगों ने बांट रखा है जमीनों को पालमपुर में। इन पालमपुर अबाउट 1/3 of 450 families are landless। आप पहले पढ़ चुके हैं, कुल 450 फैमिलीज हैं, 450 परिवार हैं जो रहते हैं पालमपुर में। इसमें जो 1/3, 1/3 फार्मर्स हैं, ये लैंडलेस हैं। लैंडलेस, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडलेस? मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं हो। इनके पास अपनी जमीन नहीं है, ये दूसरे के खेतों में काम करते होंगे। सो मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। किस वर्ग से हैं? तो ये सभी दलित वर्ग से हैं। दलित का मतलब SC, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट वर्ग से हैं, इनके पास अपनी जमीन नहीं है। नाउ ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, अब जो बाकी परिवार यहां हैं, 240 फैमिलीज कल्टीवेट ए स्मॉल प्लॉट्स। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत छोटा है, उनकी जो प्लॉट साइज है ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है? लेस देन 2 हेक्टेयर्स। 2 हेक्टेयर से भी जमीन कम है 240 परिवारों के पास। अब आप सोच सकते हैं
1/3 का मतलब ऐसे ही 150 ये हो गया, 150 के पास जमीन है ही नहीं, और 240 परिवार जो है इसके पास जमीन है स्मॉल साइज का, बहुत ही छोटा, यानी लगभग 390 तो फैमिली जैसे ही हो गए। बचे कितने? लगभग 60 फैमिलीज बचे हैं। यहां पर पाई चार्ट को देखिए, आउट ऑफ 450 240 लोगों 240 फैमिली में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इधर 150 फैमिलीज हैं लैंडलेस हैं, दलित हैं। बाकी जो 60 फैमिलीज हैं, 60 जो परिवार हैं, 60 परिवार, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। कहने का मतलब यह है कि पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, सबके पास समान अमाउंट में लैंड नहीं है। कुछ लोग बिना जमीन के हैं, अधिकांश के पास जमीन बहुत छोटे साइज में है, और कुछ ही लोग हैं जिनके पास जमीन की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अगर आप इस जमीन के पैटर्न को देखें तो कैसे ये कुछ प्लॉट्स आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े हैं, बाकी सारे प्लॉट्स छोटे हो चुके हैं। क्यों छोटे हुए हैं ये प्लॉट? इसके पीछे भी है कारण, समझते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। बड़ी संख्या में जो प्लॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। मतलब एक किसान का जो प्लॉट है वो एक जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा वहां, ये अलग अलग किसानों के प्लॉट्स जो हैं वो अलग अलग बांटे हुए हैं। एक किसान की जमीन अगर कई जगहों पे होती है तो फिर वो सही ढंग से वहां खेती नहीं कर पाता है। जगह अलग होने की वजह से उसका पैसा भी अधिक खर्च होता है और समय भी अधिक लगता है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसके पास जमीन एक जगह होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये तो संभव है नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पालमपुर में क्या स्थिति है। तो लार्ज फार्मर्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं जो स्कैटर्ड हैं, एंड दीज आर कल्टीवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। छोटे मोटे जो किसान हैं वो खेती करते हैं इन पर। ऑन द अदर हैंड, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। गांव का आधा जो एरिया है, जमीन का आधा एरिया, वहां पे लार्ज साइज के प्लॉट हैं। मतलब आधा लगभग छोटे साइज में बटे हुए प्लॉट्स हैं, और हाफ लगभग जमीनें जो हैं वो बड़े बड़े लैंड साइज में हैं। इन पालमपुर 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectare of land। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि 60 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन कितने हैं? 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, मोर देन 2 हेक्टेयर है। एंड अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स। कुछ तो किसान इतने बड़े हैं, कुछ लार्ज फार्मर्स इतने बड़े लार्ज हैं ये, इनके पास जमीन जो है वो 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन कुछ किसानों के पास है। मतलब कुछ बहुत ही अमीर हैं, उनके पास काफी जमीनें हैं, और कुछ हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। यानी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। ये हमारे भारत के गांवों की झलक है। गांव में बहुत सारे लोग लैंडलेस लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीनें काफी कम होती हैं। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल, कल्टीवेशन ऑफ ए स्मॉल प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। देखिए, जब जमीन अगर छोटा हो, जमीन का एरिया कम हो, तो ऑफकोर्स वहां से जो कुछ भी इनकम होगा वो किसान के परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। उसे इनकम के लिए कहीं और डिपेंड करना पड़ेगा। 1960s की कहानी यहां दी गई है। गोविंद नाम का एक फार्मर है, इसके पास है 2.25 हेक्टेयर जमीन। यानी गोविंद एक छोटा किसान है, 2.25 हेक्टेयर जमीन का मालिक है। और दुख की बात यह है कि जो जमीन इसके पास है उसमें अधिकांश जमीन अनइरिगेटेड है। मतलब यहां पर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या कैसे काम चलाता है गोविंद? विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स, 3 बेटे भी हैं इसके,
तीनों बेटों के साथ मिल करके ये खेती बाड़ी करता है, कल्टीवेट करता है उस लैंड को। एंड दो दे डिडंट लीव वेरी कंफर्टेबली, अब चूंकि जमीन छोटा है तो ये लोग कंफर्टेबली कैसे रह सकते हैं, तो मुश्किल से गोविंद जो है अपना वर्क कर पाता है, बाकी समय इसको और भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद आफ्टर सम टाइम्स गोविंद की मौत हो जाती है, और गोविंद की मौत के बाद जो जमीन 2.25 हेक्टेयर की 2.25 हेक्टेयर की जो जमीन होती है, इस जमीन में हो जाता है बंटवारा, यानी जमीन बट जाता है, जमीन की बंटवारा हो जाती है। और जमीन एक कुल 3 चूंकि बेटे हैं उसके, तो 3 हिस्से में जमीन बटेगा, और जमीन का एक बेटे को जमीन का जो टुकड़ा मिलने वाला है वो है 0.75 हेक्टेयर, यानी एक बेटे को 1 एकड़ जमीन से भी कम हिस्सा मिल रहा है। इतना कम जमीन होने के बाद निसंदेह खेती करना बहुत ही मुश्किल है इन लोगों के द्वारा। अब ऑफ टाइम में इन लोगों को एक्स्ट्रा काम करना होगा, दूसरे के यहाँ फार्म लेबरर्स का काम करना होता है। इस तरह से गोविंद की लाइफ चलती है। नाउ अब बात करते हैं हु विल प्रोवाइड लेबर। पालमपुर में खेती करने के लिए आखिर लेबर कहां से आता है? लेबर की आवश्यकता तो खेतों में पड़ती है, क्योंकि खेतीबाड़ी करना एक लेबर एक्सटेंसिव एक्टिविटी है। तो आइए समझते हैं लेबर की व्यवस्था कैसे होती है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हम पहले पढ़े हुए हैं कि प्रोडक्शन के लिए लेबर बहुत ही जरूरी होता है। फार्मिंग में लेबर की काफी अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें हार्ड वर्क करने की आवश्यकता होती है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना, वे अपनी खेती खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, यानी वो खुद कल्टीवेट करते हैं अपनी जमीन को, उनको बाहर से अलग लेबरर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। सो दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड इन द फील्ड बाय देमसेल्फ। ये खुद ही अपना लेबर प्रोवाइड कर लेते हैं। इनके पास चूंकि जमीन भी कम होती है, काम भी कम रहता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स। अगर मीडियम किसान है या बड़ा किसान है तो उसे तो दूसरे लेबर को हायर करना पड़ेगा, यानी मजदूरी पर दूसरे मजदूरों को लाना पड़ता है ताकि उनके खेतों पर ये काम कर सकें। जो किसान छोटे हैं या ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो लैंडलेस फार्मर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लैंडलेस लेबरर्स के रूप में काम कर रहे हैं। निसंदेह वे लोग काम करते हैं बड़े किसानों के यहां पर, और इस तरीके से उनके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाता है, और जो बड़े किसान हैं उनके खेतों में लेबर की सप्लाई भी हो जाती है। सो फार्म लेबरर्स कम विथ आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग ए स्मॉल प्लॉट्स। यानी लेबरर्स कहां से आते हैं? तो लेबरर्स आते हैं उस जगह से जहां पर या तो किसान के पास अपनी जमीन नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है दूसरे के खेतों में ताकि उसकी इनकम हो सके। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर क्रॉप्स। देखिए, जो ये फार्मर्स के यहाँ काम करने वाले लेबरर्स होते हैं, इन लेबरर्स का अधिकार केवल उनके वेजेस पर होता है, उनकी मजदूरी पर होता है। फसल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है किसी किसान के यहाँ खेतों में काम करने के लिए, काम तो करेगा लेकिन बदले में उसे वो फसल का हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी मिलेगी, जितना तय रहेगा उतनी मजदूरी मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि मजदूरी को कभी अनाज के रूप में भी दिया जा सकता है, गांव में ऐसा चलता है, दिया जाता है। यानी क्रॉप्स पर कोई दावा मजदूरों का नहीं होता है। दे आर पेड वेजेस, उनको मजदूरी दी जाती है, उन्होंने काम किया है वो मजदूरी लें, कोई मतलब नहीं है कि किसान को कितना प्रोडक्टिविटी होता है। वेजेस कैन बी इन कैश, जो मजदूरी होती है वो कैश में दिया जाता है या फिर क्रॉप्स के रूप में भी दिया जाता है। यानी जो क्रॉप प्रोड्यूस होगा उसमें नहीं, पहले से फसल जो हुआ रहता है, किसानों के पास अनाज सरप्लस पहले से रहता है तो वो अनाज दे देते हैं।
समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि जो लेबरर्स खेतों में काम करते हैं उन्हें बड़े किसान खिलाते भी हैं। मील का मतलब होता है खिलाना। वेजेस वेरी वाइडली, मजदूरी हर जगह एक बराबर नहीं होती है, कहीं पर मजदूरी कम होगी, कहीं अधिक होगी। रीजन टू रीजन ये वैरी करेगा, यानी एक एरिया में मजदूरी कम तो दूसरी एरिया में मजदूरी ज्यादा हो सकती है। मजदूरी क्रॉप पर भी वैरी करती है, एक क्रॉप में मजदूरी कम हो सकती है, दूसरे क्रॉप में अधिक हो सकती है। साथ ही साथ ये फार्म एक्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, एक एक्टिविटी में कुछ और पेमेंट मिलेगा, दूसरे एक्टिविटी में कुछ और पेमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए सोइंग टाइम में बुआई हो रही है तो उसकी मजदूरी हो सकती है कि अलग हो, और हार्वेस्टिंग की मजदूरी हो सकता है अलग हो, ये डिफर करता है। देयर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने का जो समय होता है, ड्यूरेशन होता है, ये भी वेरी करता है, एक समान फिक्स्ड नहीं है, हमेशा एक ही बराबर अमाउंट में वर्क नहीं होता, कभी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, कभी कम समय काम करना पड़ता है। A farm laborer might be employed on daily basis, ऐसे लेबरर्स का एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, तो बड़ी आबादी में लोग तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज के लिए अपॉइंट किया गया हो। जैसे आप आओ, पूरे हार्वेस्टिंग का जितना काम है आप उसको कर दो, या बुआई का काम है, पूरे जब तक बुआई फिनिश नहीं होती सेम लेबरर्स काम करेगा, इस तरीके से भी हो सकता है। और कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं जिनको होल ईयर के लिए भी उन्हें हायर कर लिया जाता है, यानी ये अलग अलग तरीका है, जिस तरीके से लेबरर्स काम करने के लिए तैयार हो जाएं वो सब सही होता है। और इस तरीके से जो बड़े किसान हैं वो उनको लेबर की सप्लाई हो जाती है। तो अगर नक्सल में हम इसे कहें तो लेबरर्स जो लार्ज फार्मर्स हैं उन्हें लेबर की सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो उनको लेबर की सप्लाई मिलती है लैंडलेस वो लेबरर से, जिनके पास जमीन नहीं है वो लेबर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जिस लेबर के पास जमीन बहुत कम होता है, सफिशिएंट वर्क उनके पास नहीं होता, तो अपने खेतों में काम करने के अलावा समय निकाल करके वो दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और इस तरह से लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो पालमपुर में लेबर प्रोवाइड करने का कंसेप्ट कैसे है ये आपने समझ लिया। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं लेबर का। एग्जाम्पल किसका है? ऑफ कोर्स डाला का। डाला जो है एक किसान है और ये कैसे किस तरीके से खेती बाड़ी को करता है, कैसे हैंडल करता है, समझ लेते हैं। क्या डाला के पास अपनी जमीन है? आंसर है नहीं। डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है, इसके पास अपनी जमीन नहीं है, ये डेली वेज पे काम करता है पालमपुर में। सो दिस मीन्स he must रेगुलरली वर्क, लुक फॉर वर्क, यानी इन्हें डाला को रोज ही काम की तलाश करनी पड़ती है, रोज वो काम ढूंढने के लिए निकलता है। द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट, सरकार हर साल ना मिनिमम वेजेस डिसाइड करती है, यानी एक मजदूर को 8 घंटे काम करने के बदले में कितने रुपये मिलने चाहिए, तो एक अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, दैट इज ₹300 पर डे, और ये अकॉर्डिंग टू 2019 है, जो लेटेस्ट डेटा अभी तक है। तो सरकार ने 300 रुपये पर लेबरर पर डे का अमाउंट फिक्स कर रखा है, लेकिन डाला इतना लक्की नहीं है, डाला को मिलता है मात्र 160 रुपये, 160 रुपीज डाला गेट्स फॉर होल डे वर्क। देयर इज अ हेवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? क्यों जब 300 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं तो डाला जैसे लेबरर्स को 160 में काम करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? तो इसके पीछे कारण है कंपटीशन। कंपटीशन, लेबर मार्केट में भी कंपटीशन है, बहुत सारे लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? देखो बच्चों, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, अगर 100 लेबरर की आवश्यकता है और काम करने के लिए अगर 200 लोग तैयार हैं, फिर ये 100 लोग का काम 200 लोग तैयार हैं,
तो उन्हीं 100 लोगों को रोजगार मिलेगा जो सबसे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार होंगे। डिमांड और सप्लाई का रूल चलता है बाजार में, इसलिए जो लेबर अधिक पैसे मांगेगा कोई उसे काम नहीं देगा, उसे एक तरह से बेकार रहना पड़ेगा, बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो उसे फिर आप सोच सकते हैं कि उसका परिवार कैसे चलेगा। तो चूंकि कंपटीशन है, इसीलिए डाला जैसे जो वर्कर्स हैं वो कम पैसे में मात्र 160 रुपये पर डे में काम कर रहे हैं। यानी ये परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट के प्लान तक फेल होने लगते हैं। इसी वजह से सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, यही वजह है कि कम मजदूरी में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि भले हम लोग यहाँ पर पालमपुर गांव के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो कि एक हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी विलेज है। यहाँ जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये कंडीशन हमारे भारत के गांव का कंडीशन है, जहां पर लेबरर्स अधिक संख्या में होते हैं, डाला जैसे उन्हें भी मजदूरी कम ही मिलती है, उसी में उन्हें काम करनी पड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। देखिए आप सब जानते हैं खेती बाड़ी करना है तो काफी ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता उसमें पड़ती है, रुपीज काफी अधिक चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है खेतों में। तो कहां से आता है पैसा, कहां से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा? यानी लोन फ्रॉम लार्ज फार्मर और मनी लेंडर। खेती बाड़ी करने के लिए जो साधन मौजूद होते हैं, खेती बाड़ी के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं होते और हमें दूसरे से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। सो जितने स्मॉल फार्मर्स हैं, मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स दे हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। उन्हें पूंजी के लिए दूसरे से उधार लेना पड़ता है। दे बोरो लार्ज फार्मर्स, कहां से लेते हैं? ये छोटे किसान जो हैं बड़े किसानों के यहां जाते हैं, या फिर वो गांव के मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, या फिर वो ट्रेडर्स के पास जाते हैं और वहां से वो कर्ज लेते हैं। यानी छोटे किसानों के लिए यहां 3 कर्ज के ऑप्शन मिल गए। अगर किसान छोटे हैं, फॉर स्मॉल फार्मर्स के लिए लोन की व्यवस्था 3 जगहों से हो रही है। सबसे पहला तो आपको हो गया जो लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स, उनसे कर्ज लिए जाते हैं। दूसरे जो कर्ज देने वाले लोग हैं ये हैं मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन होते हैं भाई? मनी लेंडर, देखिए आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे सोसाइटी में जो ब्याज पर पैसे देते हैं। यानी आपको अगर पैसा चाहिए तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे और बिना किसी बड़े डॉक्यूमेंटेशन के सिंपल टर्म एंड कंडीशन पर ये आपको पैसे दे देंगे और उससे काम चल सकता है। तो मनी लेंडर भी एक सोर्स है। और क्या सोर्स है? ट्रेडर्स, जहां से सामान खरीदते हैं ना वहां, यानी जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, आपको खाद चाहिए, सीड चाहिए, तो आप ट्रेडर से उधार ले लीजिए, फसल होगा दे दीजिएगा। तो ये छोटे किसानों के लिए ये 3 साधन यहां मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो लार्ज फार्मर्स हैं या स्पेशली मनी लेंडर्स हैं, ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बैंक से कई गुने ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जो किसानों के सेविंग पर बहुत बुरा असर डालता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई एंड दे आर पुट टू जनरेट ए स्ट्रेस टू रीपे द लोन। और लोन को रीपे करने में ऐसे किसानों को, जो छोटे मोटे किसान हैं जिनकी सेविंग कम है, उन्हें बहुत तनाव होता है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मनी लेंडर के पास ये गरीब किसान पहुंचे हुए हैं कर्ज लेने के लिए, उधार लेने के लिए। और ये कॉमन फिनोमिनन होता है, क्योंकि जो गरीब किसान होते हैं ना, उन्हें बैंक्स भी लोन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वे आपको पेइंग कैपेसिटी चेक करते हैं, किसान पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनके टर्म एंड कंडीशन बहुत हार्ड होते हैं। वे कोलेट्रल का डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी का डिमांड करते हैं, तरह तरह के डॉक्यूमेंटेशन का डिमांड करते हैं, जो इन छोटे किसानों के पास उपलब्ध
नहीं होता है, इसलिए उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो छोटे किसानों के लिए यही 3 सहारा हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं और ट्रेडर्स हैं। वही अगर बड़े किसान हैं तो उनके पास तो अलग स्रोत हो सकते हैं, उनके पास अपने पास पैसे भी हुआ करते हैं। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग करते वक्त जो कैपिटल की आवश्यकता होती है, कैसे एक सविता नाम की यह स्मॉल फार्मर है, ये कैसे पैसे की व्यवस्था करती है और खेती करती है, आइए इसको समझते हैं। सविता प्लान्स टू कल्टीवेट वीट। सविता अपने खेत में वीट की फसल लगाती है। 1 हेक्टेयर जमीन सविता के पास है। कितने? 1 हेक्टेयर। सविता को सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर भी खरीदना है, पेस्टिसाइड्स चाहिए, कुछ कैश भी चाहिए ताकि इरिगेशन के लिए पेमेंट किया जा सके। इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको रिपेयर करने के लिए पैसा चाहिए। यानी सविता को बहुत सारे कार्यों के लिए चाहिए लोन। क्या चाहिए? लोन चाहिए। सविता को जरूरत है कर्ज की। अब सविता लोन कहां से प्राप्त करेगी? क्योंकि सविता एक गरीब किसान है तो इसे लोन लेना पड़ेगा। कहां से? वही 3 स्रोत हैं, देखिए कहां से ले रही है। She estimates that the borrowing capital itself would cost a minimum ₹3,000। एक एस्टिमेशन करती है सविता कि इसको इन सारे सामानों को खरीदने में लगभग 3,000 रुपये के खर्च आएंगे। कितने खर्च आएंगे? 3,000 रुपये के। सो शी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास तो पैसा इतना है नहीं। सो शी डिसाइड्स टू बोरो इट फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। पहला ऑप्शन, तेजपाल सिंह जो एक लार्ज फार्मर है उसके पास सविता जाती है और वहां टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके लोन लेती है। तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है हम आपको कर्ज दे देंगे, दे देता है। गिव लोन टू सविता। इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए 24%, यानी 6% यहां पर मंथ हो गया। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है ना, 6% पर मंथ, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज वेरी हाई, कोर्स बहुत ज्यादा है। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस, लेकिन इतना से भी काम नहीं चलता, सविता को प्रॉमिस करना पड़ता है। सविता वादा करती है कि वो उनके फील्ड में काम करेगी फार्म लेबरर्स के रूप में। क्योंकि बड़े किसान हैं उनको लेबरर चाहिए, तो वो टर्म एंड कंडीशन, तेजपाल सिंह टर्म एंड कंडीशन रखते हैं सविता के साथ कि हम कर्ज तो देंगे लेकिन तुमको हमारे खेतों में लेबरर के रूप में काम भी करना पड़ेगा। किस सीजन में भाई? हार्वेस्ट सीजन में। और वो मात्र 100 रुपया पर डे के ही देंगे, मतलब रेट भी कट, 300 मिल रहा था, 100 रुपये पर डे पे सविता को काम करने के लिए राजी होना पड़ा। यानी इस तरह के प्रायः एक्सप्लॉइटेशन का माहौल देखने को मिलता है। तो सविता कैसे यहां पर कंडीशन में फंसती है? यहां एज वी कैन से दिस वेज इज क्वाइट लो, मजदूरी ऑफ कोर्स बहुत कम है। तो सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सविता को ये पता है कि उसको बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। उसको अपने खेत में भी काम करने हैं, उसको दूसरे के खेतों में भी काम करना पड़ेगा, तेजपाल सिंह के खेत में काम करना पड़ेगा। और हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो बिजी टाइम होता है, अपने घर में भी काम होता है, दूसरे के यहाँ भी काम होता है, तो बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, सविता के 3 चिल्ड्रन भी हैं, 3 बच्चे हैं, एंड शी हैज लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके घर के अंदर भी बहुत सारे काम है, ये सारे काम उनको करना पड़ता है। डिस्पाइट इट सविता एग्रीज, इसके बावजूद भी इस टफ कंडीशन के लिए सविता तैयार हो जाती है, ठीक है भाई हम करेंगे, और वो करती है। तो शी नोज गेटिंग लोन इज डिफिकल्ट। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि वो जानती है कि लोन आसानी से कहीं से मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसे लेना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि कैसे जो गरीब किसान हैं वो लोन की व्यवस्था करते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो बड़े किसान होते हैं वो किस तरीके से अपने
जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और इसके बाद हम लोग और भी कई प्रकार के एक्टिविटीज पढ़ने हैं इस चैप्टर में, यानी पालमपुर में कई अन्य प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, तो उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मन लगाकर पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में ये आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप लाइवस्मिथ के ऐप में चैट ऑप्शन पे जाकर के या डाउट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके हर एक सवाल को सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।